नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बेटी का हक। बेटा, मेरी आंख की दवा खत्म हो गई है, विमला जी ने अपने बेटे नवीन से कहा। तो नवीन कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी रचना का चेहरा गुस्से से भर गया और वो झुंझलाकर बोली, माँ जी, घर में इतने खर्चे होते हैं। अभी 6 महीने पहले ही तो आपका ऑपरेशन करवाया था। जब देखो आपकी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इतना खर्चा हमसे नहीं उठाया जाता। उसकी बातें सुनकर विमला जी चुप हो गई, क्योंकि अब उनके पास जवाब देने की ताकत ही नहीं बची थी। वो मन ही मन अपने पति से शिकायत करने लगी। आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए जी। आपके जाने के बाद तो जैसे मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। क्योंकि विमला जी के खाने का भी यही हाल था। सुबह का बचा हुआ खाना बहू रात में देती और रात का बचा हुआ सुबह में देती, और उसी बासी खाने की वजह से कई बार विमला जी के पेट में गैस हो जाती, दर्द होने लगता। एक दिन जब दर्द बढ़ गया तो विमला जी ने हिम्मत करके बहू से दवा लाने के लिए कहा। तो वो झल्ला कर बोली, माँ जी, एक तो आपका इतना ख्याल रखो, दोनों टाइम खाना बनाकर खिलाओ, ऊपर से आपकी दवाई का खर्चा उठाओ। हमसे नहीं होगा ये सब। उसकी बातें सुनकर विमला जी के दिल में बस एक ही सवाल उठा कि क्या सच में मैं इस घर पर बोझ बन चुकी हूँ। ऊपर से उनकी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने आंखों में दवा नहीं डाली थी। दवा खत्म हो चुकी थी, लेकिन बेटे से कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी सुबह बेटे और बहू कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। बहू रचना कमरे में आई और प्लेट में 2 रोटियां और रात की बची हुई सब्जी रख कर बोली, ये लो बुढ़िया, इसे अभी खा लो। और हाँ, रात को हम बाहर से डिनर करके आएंगे। आपके लिए रोटी और अचार किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, वही रात में खा लेना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपके लिए आकर खाना बनाऊंगी। विमला जी चुप रही। आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। वो किसी तरह सहारा लेकर उठी और अपने बैग तक पहुंची और वहां रखी अपनी खाली दवा की 3 छोटी छोटी शीशी उठाकर कांपते हाथों से बहू की ओर बढ़ते हुए कहा, बेटा, जब तुम लोग बाहर जा ही रहे हो तो ये तीनों दवाई लेके आना। 3 4 दिन से आंख में दवा नहीं डाली है, इसलिए दर्द बहुत हो रहा है। उनकी बात सुनते ही रचना गुस्से से भड़क उठी। उसने विमला जी के हाथ से दवा की शीशी झटक कर जमीन पर पटक दी और चीखते हुए बोली, तंग आ गई हूँ बुढ़िया, मैं आपकी इस रोज रोज की दवा से। हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी हो, मर क्यों नहीं जाती ताकि हमारा भी पिंड छूटे। उसकी आवाज सुनकर विमला जी का बेटा नवीन भी अंदर आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? तो रचना गुस्से से बोली, तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? हम इनके इतने खर्चे कैसे उठाएंगे? हमारा भी अपना परिवार है। बेटा बाहर पढ़ता है, हर महीने उसका खर्च भेजना पड़ता है, ऊपर से कार का लोन और घर का खर्चा, और इनकी दवाइयां हैं कि हमेशा खत्म ही रहती हैं। ये सुनकर विमला जी कांपती आवाज में बोली, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 3 बार दवा डालनी है। लेकिन विमला जी की बात पूरी होने से पहले ही नवीन चिल्लाकर बोला, डॉक्टर तो कहेंगे ही ज्यादा दवा डालो ताकि जल्दी खत्म हो, और फिर नई खरीदो ताकि उनकी ज्यादा कमाई हो। अगर आप उस दवाई को एक टाइम डालती हो तो क्या हो जाता? अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पिताजी भी आपके लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, बस आपको हमारे भरोसे छोड़कर चले गए। बेटे की बातें सुनकर विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन बेटे को माँ के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद घर में गहरी खामोशी फैल गई। विमला जी वहीं बैठकर बहुत देर तक रोती रही।
और भगवान से बस यही दुआ मांगती रही कि अब मुझे भी अपने पास बुला लो। ये जिंदगी अब मुझसे नहीं जी जाती। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे टुकड़ों में तोड़कर बिखेर दिया हो। वो घंटे तक रोती रहती। थोड़ी देर बाद उनकी नजर उस प्लेट पर पड़ी जिसमें बहू उनके लिए 2 रोटियां और रात की सब्जी रखकर गई थी। विमला जी ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। सब्जी से हल्की अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वो खराब होने लगी हो। लेकिन विमला जी ने खा ली, क्योंकि अगर सब्जी पूरी तरह खराब हो जाती और बहू देख लेती तो शायद वो उन पर और गुस्सा करती और 2 दिन तक उन्हें खाना भी नहीं देती। इसीलिए डरते डरते उन्होंने वो खराब होती हुई सब्जी भी खा ली और फिर प्लेट उठाकर किसी तरह सिंक में रख आई और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उससे भी ज्यादा दर्द, और मन में बार बार बस यही सवाल उठ रहा था, क्या सच में अब मैं अपने ही घर में एक बोझ बन चुकी हूँ? क्या मैंने अपने बेटे से इसकी जिंदगी की उम्मीद नहीं की थी? खैर, खाना खाने के बाद विमला जी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उनके आसपास भी नहीं थी। आज उन्हें अपनी बेटी सुकन्या की बहुत याद आ रही थी, जो शादी के बाद दूसरे शहर में रहती थी। वो जब कभी भी विमला जी से मिलने आती तो नवीन और रचना का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता। वे विमला जी के सामने ऐसे पेश आते जैसे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे बहू वही हो। समय पर उन्हें नाश्ता देना, खाना देना, बार बार पूछना कि माँ दवा ले ली क्या, सब कुछ करते। शायद इसीलिए, ताकि सुकन्या को कभी ये एहसास ना हो कि उसकी माँ इस घर में किस हाल में जी रही है। और सच कहे तो इसमें विमला जी भी बराबर की भागीदारी थी, क्योंकि उन्होंने भी कभी अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बताई। वो हमेशा मुस्कुराकर यही कह देती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बेटा, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आखिर एक माँ अपनी बेटी को कैसे बताती कि उसकी माँ अपने ही घर में एक बोझ बन चुकी है, क्योंकि बेटियों का दिल तो वैसे ही माँ के लिए हमेशा बेचैन रहता है। अगर उसे सच पता चल जाता तो वो भी अपने ससुराल में चैन से नहीं रह पाती। इसलिए विमला जी अपने सारे दुख, सारे आंसू अपने भीतर ही छुपा लेती, ताकि उनकी बेटी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उन्हें उसकी बहुत याद आ रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि काश आज सुकन्या मेरे पास होती, तो कम से कम मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए बेटे और बहू के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते। यही सोच विचार करते हुए उनकी आंख लग गई और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो अपनी धुंधली आंखों से दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। उन्हें लगा शायद नवीन और रचना ही लौट आए होंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो रात तक आएंगे। विमला जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक पल के लिए लगा जैसे सामने सुकन्या खड़ी है, लेकिन अगले ही पल विमला जी ने खुद को समझा लिया। नहीं विमला, आज तुम्हें अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है ना, इसलिए सामने खड़ी किसी और लड़की में भी तुम्हें सुकन्या दिखाई दे रही है। तभी अचानक सामने से आवाज आई, माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? उस आवाज को सुनते ही विमला जी का दिल धड़क उठा। हाँ, वो सच में सुकन्या ही थी। उनकी बेटी उनके सामने खड़ी थी। उस पल विमला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूकर देखा और फिर कसकर उसे गले से लगा लिया। वो भी उन्हें गले लगाकर
काफी देर तक वैसे ही खड़ी रही। उस एक पल में जैसे उनके सारे दुख, सारे गम कहीं दूर चले गए हो। विमला जी ने महसूस किया कि सुकन्या की आंखें भी भीग गई थी। वो उन्हें सहारा देकर अंदर लेकर आई और चारपाई पर बिठाते हुए बोली, माँ, क्या तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ? तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद तुम्हें अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटी की बातें सुनकर विमला जी का दिल कांप उठा, क्योंकि अब वो उसे कैसे बताती कि कई दिनों से उसकी आंखों में दवा नहीं डाली गई है, क्योंकि दवा खत्म हो चुकी है। इसलिए आंखों में धुंधलापन भी है और दर्द भी। उन्होंने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, सब ठीक है। बस अब बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए पहले जैसा साफ दिखाई कहाँ देगा। लेकिन सुकन्या एक बेटी थी। माँ की आवाज की हल्की सी कपकपी से ही वो समझ गई कि माँ उससे कुछ छुपा रही है। उसने विमला जी का हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, माँ, सच बताओ, बात क्या है? तो विमला जी ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर कहा, कुछ नहीं बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। तू बता, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? दामाद जी कैसे हैं? और मोनू बेटा कैसा है? तो सुकन्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सब अच्छे हैं माँ। मोनू तो आपको बहुत याद करता है। लेकिन तू अचानक कैसे आ गई? मोनू को भी नहीं लाई? विमला जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तो सुकन्या बोली, पता नहीं माँ, कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही थी। बस मन कर रहा था कि आकर एक बार आपसे मिल लो। इसलिए आज सुबह मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ समय के लिए। आप मोनू को रख लीजिए, क्योंकि उसके स्कूल लग रहे हैं। इसलिए मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। बेटी की बातें सुनकर विमला जी के दिल को थोड़ी राहत मिली। ऐसे लगा कि चलो, कुछ दिन के लिए ही सही, अब सुकन्या उनके साथ रहेगी तो उन्हें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अब दोनों वहीं बैठी बातें कर रही थी कि तभी सुकन्या की नजर धीरे धीरे उनके कमरे की ओर चली गई। तो अचानक ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी आ गई। शायद कमरे की हालत देखकर चौंक गई थी, क्योंकि विमला जी का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। जमीन पर वही 3 खाली दवा की शीशी पड़ी हुई थी, जिन्हें सुबह रचना ने गुस्से में फेंक दी थी। सुकन्या तुरंत उठकर वहां गई और झुककर उन बोतलों को हाथ में उठाया। फिर उसने विमला जी की ओर मुड़कर कहा, माँ, आपकी दवा जमीन पर क्यों पड़ी है? और ये तो खाली है। क्या आपकी दवा खत्म हो गई है क्या? भैया आपकी दवा लेकर नहीं आए? उसके सवाल सुनकर विमला जी का दिल घबराने लगा। उनके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था और विमला जी नहीं चाहती थी कि सुकन्या को सच्चाई पता चले। इसलिए उन्होंने तुरंत बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, वो तो पुरानी बोतलें हैं। शायद मेरे हाथ से गलती से गिर गई होगी। अब आंखें पहले जैसी कहाँ रही हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता ना, इसलिए जमीन पर रह गई होंगी। तो उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दे। कहते हुए विमला जी की आवाज लड़खड़ा रही थी और शायद उनका झूठ भी उतना मजबूत नहीं था। तभी सुकन्या धीरे धीरे रसोई की ओर चली गई। वहां जाकर उसने जो देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि रसोई में एक प्लेट में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार ढककर रखा हुआ था। शायद रात के लिए रखा था। और सिंक में एक प्लेट पड़ी थी जिसमें थोड़ी सब्जी बची हुई थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। सुकन्या कुछ पल तक चुपचाप वहां खड़ी रही। शायद वो सब समझ चुकी थी। रसोई से लौटकर वो सीधे विमला जी के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से की अजीब सी झलक थी। वो विमला जी के सामने खड़ी होकर बोली, माँ, सच सच बताइए, क्या भैया और भाभी आपका ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं?
उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, माँ, मैं अभी रसोई में गई तो देखा कि सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उनमें सब्जी खराब हो चुकी है। घर में सिर्फ आप हैं और भैया भाभी कहीं बाहर गए हुए हैं। क्या भाभी ने आपको वही रात की बासी सब्जी खाने को दी थी? उसके सवाल सुनकर विमला जी चुप हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी सुकन्या ने फिर से कहा, और वो दो सूखी रोटियां और अचार, क्या वो आपके रात के खाने के लिए ही रखा है? विमला जी के होठ कांपने लगे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उनकी चुप्पी ही जैसे सब कुछ कह रही थी। ये देखकर सुकन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, माँ, प्लीज सच सच बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ कि कुछ ठीक नहीं है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया भाभी आपकी सेवा बस दिखाने के लिए करते हैं। आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखाई देता है। लेकिन मैं खुद को समझा लेती थी कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मगर आज जो मैंने देखा है, घर में आपके लिए ढंग से खाना भी नहीं बना है और आप अकेली हैं। कहते हुए उसने विमला जी का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख कर बोली, माँ, आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए, क्या भैया भाभी सच में आपका ख्याल नहीं रखते या फिर आपको किसी तरह की तकलीफ है? जैसे ही उसने अपनी कसम दी तो विमला जी के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुकन्या ने उन्हें संभाला, उनके कंधे पर हाथ रखा और पानी पिलाया। तभी रोते रोते विमला जी ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसके पिता के जाने के बाद बेटे और बहू का बदलता हुआ व्यवहार, उनकी आंखों में मोतियाबिंद होना, ऑपरेशन का खर्चा और उसके बाद दवाइयों को लेकर रोज रोज की ताने। विमला जी ने उसे बताया कि कैसे उन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज बना दिया गया है। अक्सर जो भी बचा हुआ खाना होता है वही उन्हें दिया जाता है। कई बार उस बासी खाने की वजह से उनका पेट भी खराब हो जाता है, दर्द होता है, और अगर वो इसकी शिकायत करती हैं तो उल्टा उन्हें ही सुना दिया जाता है कि जब देखो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अपनी सारी तकलीफें बताते बताते विमला जी का गला भर आया। उनकी बातें सुनकर सुकन्या अवाक रह गई। वो उनसे लिपटकर रोने लगी और बोली, माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपना नहीं मानती? क्या आपने सिर्फ भैया को ही पाला है, मुझे नहीं क्या? मुझे ये जानने का हक नहीं है कि मेरी माँ खुश है या दुखी? उसके शब्द विमला जी के दिल को चीर रहे थे। वो रोते रोते कहते जा रही थी, अगर भैया आपका दर्द नहीं समझते तो आप ये क्यों भूल गई कि आपकी एक बेटी भी है? क्या बेटी का कर्तव्य नहीं होता है कि वो भी अपनी माँ की दुख बांट सकती है? बुढ़ापे में अगर बेटा बेटी ही सहारा ना बने तो इंसान किसके सहारे जिएगा? उसके सवालों का विमला जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। लेकिन उसने विमला जी को बीच में ही रोक दिया और सख्त आवाज में बोली, अब मुझे कुछ मत कहिए माँ, अब जो करना है वो मैं करूंगी। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। रात को सुकन्या ने बाहर से खाना मंगवाया और प्यार से कहा, माँ, भैया भाभी के आने से पहले आप खाना खा लीजिए। तो दोनों माँ बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया। आज कई दिनों बाद विमला जी को ऐसा लगा जैसे वो सच में खाना खा रही हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, अपनेपन के साथ। रात करीब 10 बजे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सुकन्या ने तुरंत विमला जी की ओर देखा और धीमे से बोली, माँ, मैं अंदर वाले कमरे में जा रही हूँ। आप भैया भाभी को मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि मेरे पीछे से ये लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विमला जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की कि नहीं बेटा, ऐसा मत कर, तू ये सब नहीं देख पाएगी। लेकिन सुकन्या ने साफ शब्दों में कहा, माँ, आप उनसे कुछ नहीं बताएंगी।
मैं यहाँ हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ही मिनट बाद रचना और नवीन घर के अंदर आए। विमला जी हॉल में सोफे पर बैठी थी। उन्हें देखते ही रचना ने ताना मारते हुए अपने पति से कहा, देख रहे हो कितने आराम से सोफे पर बैठी है तुम्हारी माँ, और जब हम घर में होते हैं तो बस अपनी बीमारी का रोना रोती रहती हैं। कभी आंख में दर्द, कभी पेट खराब, कभी कमर दर्द। इनका दर्द तो खत्म ही नहीं होता। इतना कहकर वो रसोई की ओर चली गई। तभी उसने प्लेट पर रखी वही दो सूखी रोटियां और अचार देखा तो वो वहीं से चिल्लाने लगी, नवीन, जरा आकर देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया है। नवीन दौड़कर रसोई में गया तो रचना गुस्से से बोली, हम इतनी मेहनत से एक एक पैसा बचाकर इस घर का खर्चा चलाते हैं और इन्हें खाने की कोई कदर ही नहीं है। सुबह मैं इनके लिए खाना रख कर गई थी और कह कर गई थी कि रात में यही खा लेना। अब रात के 10 बज गए हैं और इन्होंने खाया तक नहीं। अब क्या मैं ये सब फेंक दूं क्या? क्या हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा है जो इनकी इस फिजूल खर्ची को बर्दाश्त करे? रचना की बात सुनकर नवीन बिना कुछ कहे सीधे विमला जी के पास आया और गुस्से से चिल्लाने लगा, माँ, ये क्या तमाशा है? एक तो रचना सुबह सुबह उठकर आपके लिए रोटी बनाकर रख कर गई थी और आपने उसे खाया भी नहीं। आपको पता भी है पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। जिंदगी भर पापा ने आपको कमाकर खिलाया और आप ऐसे ही चीज बर्बाद करती रही और अब मेरे साथ भी वही कर रही हो। लेकिन याद रखना, मैं पापा नहीं हूँ जो आपकी हर फालतू हरकत बर्दाश्त करूंगा। फिर वो गुस्से में रचना से बोला, रचना, वो रोटी अभी रहने दो, माँ वही खाकर सोएगी। अगर अभी नहीं खाएगी तो सुबह खानी पड़ेगी। तभी अचानक अंदर वाले कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सुकन्या गुस्से से तमतमाती हुई बाहर आई। उसे देखकर नवीन और रचना के चेहरे पर रंग उड़ गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुकन्या घर में मौजूद है। सुकन्या की आंखों में आग थी, सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा हो, जैसे उस पल उस पर साक्षात दुर्गा का रूप सवार हो गया हो। उसने दहाड़ते हुए कहा, वाह भैया, यही सेवा कर रहे हैं आप माँ की। मेरे सामने तो आप दोनों ऐसा दिखावा करते थे जैसे माँ को सर आंखों पर बिठा कर रखते हो। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन आज आपका असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया है। भाभी तो दूसरे घर से आई हैं, उन्हें माँ का दर्द शायद समझ ना आए, लेकिन आप तो माँ के बेटे हैं। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। वो गुस्से में कांप रही थी। फिर उसने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने माँ को कल रात की बची हुई सब्जी खाने को दे दी, जो अब खराब हो चुकी है। लेकिन क्या माँ ने हमें कभी ऐसा खाना खिलाया था? क्या माँ ने कभी आपको दो सूखी रोटियां और अचार खाने को दिया था? आपका तो घी में डूबी हुई गरम रोटी के बिना निवाला भी गले से नहीं उतरता था। और वही माँ जिसके दांत भी अब धीरे धीरे जड़ रहे हैं, उसे आप सूखी रोटी और अचार दे रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना घिर सकते हैं कि अपनी ही माँ का दर्द आपको दिखाई नहीं देगा। सुकन्या की बातें सुनकर नवीन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अब समझ चुका था कि आज उनके दिखावे के प्यार का पर्दा पूरी तरह टूट चुका है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रचना ने पलटकर जवाब दिया, देखो सुकन्या, तुम यहाँ नहीं रहती, इसलिए तुम्हें यहाँ की सच्चाई नहीं पता है। तुम्हें क्या मालूम हमारे ऊपर कितना बोझ है। 6 महीने पहले ही तुम्हारी माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। पूरे 50,000 का खर्चा आया था। उसके बाद बार बार डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयाँ लाना, ये सब कौन करता है? हम भी कोई बहुत पैसे नहीं कमाते हैं कि हर खर्चा उठाते रहें। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम खुद अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर सुकन्या और भड़क गई। उसने जोर से कहा, मुझे सच्चाई पता ही नहीं। भाभी,
अगर पता होता कि आप दोनों मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, तो पीछे से माँ को बोझ समझते हैं, तो मैं कब की माँ को यहाँ से ले गई होती। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, जब पापा की पूरी संपत्ति आप दोनों हड़प कर बैठे हैं, तो क्या माँ की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? संपत्ति लेने के समय तो आपको अपना पूरा हक चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारी के समय आप पीछे हट गए। ऐसा नहीं चलेगा। जब अधिकार लिया है तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, और अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो अधिकार भी छोड़ना पड़ेगा। बहन की ये बातें सुनकर नवीन तिलमिला उठा और बोला, ऐसे कैसे छोड़ना पड़ेगा? पिता की संपत्ति पर बेटे का हक होता है। आखिर जैसा भी हो, माँ का ख्याल तो हम ही रख रहे हैं, तुम नहीं। तभी सुकन्या ने ऊंची आवाज में कहा, अब तक नहीं कर रही थी भैया, लेकिन अब करूंगी। माँ की सेवा भी करूंगी और अपना अधिकार भी लेकर रहूंगी। मैंने अपना हक इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं माँ की सेवा नहीं कर रही तो पिता की संपत्ति पर दावा करना सही नहीं। लेकिन अब जब आप माँ की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे, तो मैं आपको सब कुछ हड़पने नहीं दूंगी। तभी रचना ने ताना मारते हुए कहा, तो क्या अब तुम अपने ही भाई से हिस्सा मांगोगी? तो सुकन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, बिल्कुल मांगूंगी। भाभी, कानून मुझे ये हक देता है। अब जब माँ को इस हालत में रखा जा रहा है, तो मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। इतना कहकर वो विमला जी को सहारा देकर कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। अगले ही दिन सुकन्या ने फोन करके एक वकील को बुला लिया। रात की बहस के बाद नवीन और रचना को लग रहा था कि शायद ये सब सुकन्या ने गुस्से में कह दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन सुकन्या अपने फैसले पर अड़िग थी। दोपहर तक वकील घर पहुंच गए तो उन्हें देखते ही नवीन और रचना की आंखें फटी की फटी रह गई। नवीन ने सुकन्या से कहा, तुम सच में अपने भाई का हक मारेगी? तो सुकन्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं आपका हक नहीं मार रही भैया, मैं अपना हक ले रही हूँ। फिर वकील के सामने सारी संपत्ति की जानकारी रखी गई। तो वकील ने ध्यान से कहा, सब कुछ देखकर कहा कि कानून के अनुसार बेटी होने के नाते सुकन्या को भी बराबर का अधिकार है। अगर शांति से हिस्सा दे दिया जाए तो ठीक रहेगा, वरना अदालत में लड़कर भी वो अपना अधिकार ले सकती हैं। वकील की बात सुनकर नवीन और रचना के चेहरे उतर गए। उन्हें लगने लगा जैसे उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। उन्होंने सुकन्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। अब उन दोनों को समझ आ गया कि सुकन्या अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अगर वो अदालत का सहारा लेते तो सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते और शायद अंत में भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए उन्होंने मन मारकर कागजों पर साइन करने का फैसला किया। साइन करते समय नवीन ने सुकन्या को घूरते हुए कहा, ये समझ लो कि आज तुम सिर्फ इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करवा रही हो, बल्कि भाई बहन के रिश्ते को भी हमेशा के लिए खत्म कर रही हो। ये सुनकर सुकन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, भैया, भाई बहन का रिश्ता तो आपने बहुत पहले ही तोड़ दिया था, उस दिन जब आप माँ बेटे के रिश्ते की मर्यादा नहीं निभा पाए। जो इंसान अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाया, वो बहन के रिश्ते की कीमत क्या समझेगा? मैं ये सब खुशी से नहीं कर रही, बल्कि आपने और भाभी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी माँ को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, और ये भी नहीं देख सकती कि आप सारी संपत्ति पर अकेले अधिकार जमाकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। इसलिए मैं अपना हिस्सा भी लूंगी और माँ की पूरी देखभाल भी करूंगी। कुछ दिन बाद सारे कागजी काम पूरे हो गए तो सुकन्या ने अपना हिस्सा किराए पर दे दिया और विमला जी को लेकर अपने शहर चली गई। घर से जो भी किराए के पैसे आते, सुकन्या सीधे विमला जी के हाथ में रख देती, ताकि विमला जी को ये ना लगे
कि वो उन पर बोझ है और उन्हीं पैसों से विमला जी अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर लेती थी। गांव की जमीन में जो हिस्सा सुकन्या को मिला था उसे भी खेती के लिए दे दिया गया। वहां से भी थोड़ी आमदनी हो जाती थी। अब विमला जी का ये सुकून था कि वो ना बेटी पर बोझ है और ना बेटे पर। और वैसे भी सुकन्या अपनी माँ का, सास का बहुत ख्याल रखती। बुढ़ापे में आखिर और क्या चाहिए, दो मीठे बोल और दो वक्त का खाना। इंसान को ये भी ना मिले तो ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि भगवान उन्हें अपने पास ही बुला ले। आज विमला जी अपनी बेटी के घर सुकून से जी रही थी। तो दोस्तों, क्या सुकन्या ने अपना हक लेकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल केटी वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।